Morning, everybody. Now we are discussing about the chapter third of history of class 8th. The topic is life in the rural areas. इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. When the Britishers came in India, villages were the self-sufficient unit. जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उस समय गांव जो थे वह आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थे. सेल्फ सफिशिएंट मैंने आत्मनिर्भर इकाई के रूप में. Most of the things that the villagers needed were produced in the village. अधिकांश चीज़ें जिसका इस्तेमाल गांव वाले करते थे उसका निर्माण गांव में ही होता था. The farmer owned the land and he cultivated and he could not be evicted. जो किसान थे जिस ज़मीन को वो जोतते थे उसका उन पर मालिकाना हक था. उनका ये हक कोई भी नहीं छीन सकता था. He paid a small part of his produce to the king. वो अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा राजा को टैक्स या कर के रूप में देते थे. आगे आते हैं. इफ़ द क्रॉप्स फेल्ड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटी, यदि उनकी फसल जो है बर्बाद हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटी माने प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि फ्लड, ड्रा, सूखा, बाढ़ ना etc. द किंग रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू और समटाइम टोटली रूट ऑफ इट. तो उस समय राजा जो है फसल के बर्बाद होने की स्थिति में उनकी लगान को कुछ माफ़ कर देता था या कभी कभी पूरे लगान को भी ख़त्म कर देता था. द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के आगमन के बाद, हाउ एवर, हालांकि, चेंज द सिचुएशन, परिस्थितियाँ बदली. रेवेन्यू बिगेन टू बी कलेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ द कंपनी. अब जो है ज़मीन के टैक्स जिसको रेवेन्यू कहते हैं वो कंपनी के एजेंट के थ्रू. कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट होते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे. इट वाज फिक्स्ड एंड हैड टू बी पेड इन कैश. और ये रेवेन्यू फिक्स्ड होते थे और इसको कैश अमाउंट में जमा किया जाता था. नो कंसेशन वाज गिवन टू द इवन ड्यूरिंग द ईयर व्हेन द क्रॉप फेल. और उस समय अगर फसल आपकी जो है कैसे बर्बाद हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, उस समय भी फार्मर्स को रेवेन्यू को पेड करना पड़ता था. कोई भी कंसेशन या कोई भी जो है छूट कंपनी की तरफ से किसानों को नहीं दी जाती थी. आगे आते हैं. अपना दूसरा टॉपिक है कॉलोनियल एग्रीगेटिंग पॉलिसी. जो है औपनिवेशिक कृषि की नीति क्या थी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ये अपना दूसरा टॉपिक है. यू विल रीड द प्रीवियस चैप्टर डेट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. जैसे आप जानते हैं इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था. बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू. ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिल गए कि वो ज़मीन के टैक्सेस जिसको रेवेन्यू कहते हैं उसको लेने का अधिकार उसको हो गया. ख़ास तौर पर 3 स्टेट्स या 3 इलाकों में, 3 राज्यों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये राइट्स जो है रेवेन्यू का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया. द कंपनी नीडेड मनी टू द परचेज गुड्स इन इंडिया. कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंटिन्यू पैसे की ज़रूरत थी. उसके कई जो है कारण थे पैसे क्यों उसे चाहिए थे. नंबर 1, उसको अधिकांश सामान खरीदना था और उसको जो है जो गुड्स को ख़रीदना था उसको जो है एक्सपोर्ट करना था, विदेशों में बेचना था. नंबर 2, रन द एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में प्रशासन को कंट्रोल करना था. मेंटेन द आर्मी, सेना का जो है मेंटेन करना था उस मनी से, पैसे से. एंड टू फंड टू द न्यूमरस वार दैट फॉट डे बोथ इन द इंडिया एंड द अब्रॉड. और जो है पैसा इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस समय कई वार्स में इंगेज थी, कुछ भारत में और कुछ भारत के बाहर. तो इन सभी कामों में पैसे की आवश्यकता या पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए कंटिन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को मनी की जो है डिमांड थी. ऑल लॉन्ग द ओनली एम ऑफ द कंपनी वाज टू मेक एज मच मनी टू पॉसिबल. और कंपनी चाहती थी कि मैक्सिमम मनी जो है, अधिक से अधिक मनी वो जो है अर्न करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वार के लिए, आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, सामान के जो है खरीदने और उसके व्यापार के लिए. आगे आते हैं. सिंस लैंड रेवेन्यू वाज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, इट टाइमली कलेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और कंपनी के इनकम का मेन जरिया जो था वो आपका लैंड रेवेन्यू था. और उससे भी इम्पॉर्टेंट था कि वो रेवेन्यू जो है टाइमली जो है जो कलेक्ट हो जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट में. आगे आते हैं. व्हेन वॉरेन हेस्टिंग
was the गवर्नर जनरल, जब वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने भारत में, द कंपनी गिव टू द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम एन एरिया टू द हाई बिडर। तो उन्होंने या कंपनी ने एक रूल्स बनाया कि जो मतलब व्यक्ति सबसे ज़्यादा ज़मीन की बोली लगाएगा उसे ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी कुछ समय के लिए। बट दिस सिस्टम फेल्ड, लेकिन ये सिस्टम फेल्ड हो गया, एज बिडर वॉज मेड फॉर एन अमाउंट मच मोर देन व्हाट द लैंड कुड बी एक्चुअली प्रोड्यूस। इसके फेल होने के कई कारण थे, क्योंकि जो बिडर्स जो बोली लगाते थे ना, वो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी या जो उसकी एक्चुअल फर्टिलिटी थी उससे तालमेल नहीं खाते थे। एक कारण ये भी था। सो द कंपनी नेवर गॉट द फुल अमाउंट। इस कारण कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। द बिडिंग अमाउंट आल्सो वेरीड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, रिजल्टिंग एन इनएबिलिटी ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। और एक कारण और भी था इसके फेल होने का, कि जो बिडिंग अमाउंट था वो उसमें फ्लैक्चुएशन था। फ्लैक्चुएशन मीन्स यहाँ बता रहे हैं कि किसी साल वो बिडिंग अमाउंट कम हो जाता था और किसी साल वो बिडिंग अमाउंट ज़्यादा हो जाता था। तो इससे जो है कभी कभी लॉस भी होता था और प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो कंपनी की वो फिक्स्ड नहीं थी, इनस्टेबल थी। आगे आते हैं, टू स्मूथन द रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म जो था रेवेन्यू कलेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, द कंपनी बॉट अबाउट सम चेंजेस। कंपनी ने कुछ चेंजेस लाए। दे इंट्रोड्यूस 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन। उन्होंने 3 नए रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ावा दिया। नंबर 1 परमानेंट सेटलमेंट, नंबर 2 महलवारी सिस्टम, नंबर 3 रैयतवारी सिस्टम। इस तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 आपका है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है बता रहे 1793 में स्टार्ट हुआ। टू इंश्योर द रेगुलर इनकम, कंपनी को रेगुलर इनकम देने के लिए, टू डिसाइड टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार ऑन परमानेंट बेसिस। बंगाल और बिहार में रेवेन्यू को परमानेंट बेसिस पे फिक्स्ड किया गया। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय द 1793 में ये पॉलिसी लागू हुई और इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर सुनिए ज़रा, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एंड केम टू बी नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। इसको परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया था। इसके फीचर्स जो थे उसको हम देखते हैं। द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एन एरिया, जो भी रेवेन्यू है किसी एरिया से कलेक्ट किया जाएगा, वाज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होती थी परमानेंटली ना, विथ नो स्कोप फॉर द रिविजन लेटर, जिसमें कि जो था रिवीजन मतलब जो है उसमें जो है चेंजेस के चांसेस बहुत कम थे ना। आगे आते हैं, द लोकल जमींदार वाज आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द प्रीजेंट्स। जो लोकल जमींदार थे उनसे कहा जाता था कि वो जो है किसानों से टैक्सेस को वसूल करें। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ही हैड टू पे द फिक्स अमाउंट बाय द सर्टेन डेट। वो लोग जो है इकट्ठा करके हर साल एक निश्चित डेट को पैसे को जमा करते थे ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अकाउंट में। इफ़ ही वाज एबल टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, अगर वो उससे अधिक पैसा इकट्ठा कर लेते थे मतलब जो है कंपनी को देने के अलावा, ही कुड कीप द सरप्लस अमाउंट, तो वो उस पैसे को अपने पास रख लेते थे। बट इफ़ ही कुड नॉट पे द स्टिपुल अमाउंट, लेकिन अगर वो निर्धारित टैक्स को नहीं इकट्ठा कर पाते थे, ही वुड लूज हिज जमींदारी राइट्स, तो उनको अपनी जमींदारी के अधिकार को खो देना पड़ता था। आगे आते थे, एंड द लैंड वुड गिवन टू द अनदर जमींदार। उस कंडीशन में ये ज़मीन जो थी किसी दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी। आगे आते हैं, द सिस्टम वाज ऑफ द फिक्सिंग रेवेन्यू वाज एडवांस एक्सट्रीमली एडवांटेज ऑफ कंपनी। जो फिक्स रेवेन्यू सिस्टम था ये एडवांस था और उससे कंपनी को बहुत फ़ायदा था। इट इंश्योर्ड देम ए फिक्स एंड रेगुलर इनकम विदाउट द ट्रबल कलेक्टिंग इट इज़ ईट टू प्रिंट। इससे कंपनी को फ़ायदा था और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं था और कंटिन्यू कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम भी हो रही थी। इट आल्सो क्रिएट ए न्यू सोशल क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इसके तहत एक नए क्लास का जन्म हुआ जिसको जमींदार कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। हु वेयर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार होते थे। आगे आते हैं, द पीजेंट्स हाउवेयर, जो किसान थे हालांकि सफ़र ट्रेवली अंडर दिस सिस्टम,
किसानों के लिए दिक्कत थी, दुर्गति थी। दे हैड टू पे द वेरी हाई रेवेन्यू, उनको अधिक रेवेन्यू को देना पड़ता था। एंड कुड बी इवेक्टेड इफ़ दे फेल टू डू सो, और उनको जमींदारी उनको उनकी ज़मीन से हाथ धो बैठना पड़ता था अगर वो अपने टैक्सेस को प्रॉपर समय पे जमा नहीं करते थे, यानी उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी। द जमींदार्स वेर नॉट इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिंग मनी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जमींदार केवल टैक्स लेते थे, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी पे वो कोई ध्यान नहीं देते थे। सो वाइल प्रोडक्शन डिक्लाइन, इसका असर क्या हुआ, जब ज़मीन की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कम होने लगा, द रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द जमींदार वेंट अप ना, उसके बावजूद भी उनकी डिमांड जो थी हाई रेवेन्यू वाली वो कंटिन्यू होती थी। टू पे द रेवेन्यू द पीजेंट्स वॉज ऑफन फोर्स टू बारो मनी, मतलब टैक्सेस को देने के लिए किसानों के पास पैसे थे नहीं, उस रेवेन्यू को पेड करने के लिए वो उनको कहीं ना कहीं उधार लेना पड़ा मनी लेंडर से, गांव के या लैंडलॉर्ड्स से। और वंस इन डेप्ट द पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, और जिसने एक बार लोन ले लिया उसको लोन को रीपेड करना, वापस चुकाना बहुत ही टिपिकल काम हो गया, जिससे कि पीजेंट्स की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कंटिन्यू बैड होती गई। आगे आती है दूसरा सिस्टम, देखते हैं महलवारी सिस्टम। देखिए महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस प्रेजेंट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। महलवारी सिस्टम जो था ये आज के दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्सों में और कुछ हिस्से पंजाब में लागू हुआ था। इन दिस एरिया, इस इलाकों में लैंड वाज कॉमनली ओन्ड बाई ए ग्रुप ऑफ विलेज कॉल्ड महल। इसमें जो ज़मीन थी वो जो है उसका मालिकाना हक जो था वो ग्रुप ऑफ विलेजेस, कई मतलब जो है गाँव के समूह को दे दिया गया, जिसको कि महल कहा गया। महल मतलब होता है विलेज ना, तो मतलब कई गाँव के ग्रुप को मालिकाना हक दे दिया गया ज़मीन का और ज़मीन की टैक्स कलेक्शन का। द टास्क ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू जो था, जो टैक्स था रेवेन्यू, इसको कलेक्शन का अधिकार जो था, इट द कंपनी वाज गिवन टू द हेडमैन ऑफ द महल। तो जो हर गांव का जो मुखिया होता था या जो प्रधान होता था उसको ये अधिकार दिया गया कि वो जो है अपने अपने जो है महल या अपने अपने जो गांव हैं उसके ज़मीनों का टैक्सेस को वसूले और कंपनी के अकाउंट में या कंपनी के खाते में जो है जमा कराए। आगे आते हैं, आल्सो द रेवेन्यू डिमांड वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। इसमें जो रेवेन्यू डिमांड थी वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी, बट कुड बी रिवाइज पीरियडिकली, बल्कि जो डिमांड थी वो कुछ समय बाद जो है उसमें जो है मतलब जो है कम ज़्यादा होती रहती थी। कम ज़्यादा मीन्स हुआ कि जो अकॉर्डिंग टू टाइम वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहती थी। तो महल माने विलेज ना, तो कई गांव, मतलब इसमें ये हुआ कि गांव के मुखियाओं को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई कि वो अपने गांव की ज़मीनों का टैक्स जो है सरकार के या ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में ऐड कराएं ना। महल माने विलेज होता है, और इसमें जो है मालिकाना हक जो था वो गांव के पास था। गांव का जो मुखिया होता था उसको ये पावर दी गई कि जो है आप जो है अपने गांव के टैक्सेस जमा कराएंगे। ये पश्चिम मतलब उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश और पंजाब में ये लागू हुए थे। और इसमें जो है जो डिमांड थी वो फिक्स्ड नहीं थी, बल्कि कुछ समय अंतराल जो है उस डिमांड को बढ़ाया जाता था, मतलब जो है फ्लक्चुएशन भी इसमें होती थी अकॉर्डिंग टू टाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द राइट वारी सिस्टम। देखिए राइट वारी सिस्टम जो था इसको लागू करने वाले जो थे थॉमस मुनरो थे। थॉमस मुनरो एक नाम है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्ट्स ऑफ मद्रास, ये मद्रास के कुछ हिस्सों में एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में। देखिए 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। अंडर दिस, इसमें जो है द कंपनी मेड ए रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली विद द रॉयट्स। इसने जो है कंपनी ने किसानों के डायरेक्ट किसानों से टैक्सेस लेने की बात कही। RYOT, रॉयट, रॉयट माने ही पीजेंट्स होता है। तो इसमें कोई मिडिल पर्सन नहीं था, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, ना कोई एजेंट था, ना कोई विलेज हेडमैन था। इसमें किसान खुद अपने ज़मीन का टैक्स जो है कंपनी के खाते में जमा करे, वही लिखा हुआ है। अंडर दिस, इसमें द कंपनी मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली विद द रॉयट्स। रॉयट्स माने पीजेंट्स ना, खुद किसान अपनी टैक्सेस को जमा करे। द फार्मर वाज द ओनर ऑफ द लैंड। इसमें किसान जो था अपनी ज़मीन का मालिक था।
एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू ना, और उसने अपनी ज़मीन के टैक्सेस को पेड भी किया। आल्सो द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इसमें जो है जो रेवेन्यू थी, टैक्सेस जो था, ये डिपेंड करता था कि आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी, यानी आपका ज़मीन को उपजाऊपन क्या है। आगे आते हैं इम्पैक्ट। द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू लागू हुआ था। इम्प्रूव्स द प्रेजेंट ना, कहीं ना कहीं किसानों के मतलब विकास या उनके कृषि व्यवस्था को इंट्रोड्यूस मतलब जो इम्प्रूव करने में। लैंड नाउ बिकम द सेलेबल कमोडिटी, अब इस समय जो था ज़मीन जो थी खरीदने और बेचने की वस्तु बन गई थी। पहले जो था, पहले ज़मीनें खरीदी या बेची नहीं जाती थी, लेकिन अब क्योंकि आपको बताया गया कि कई किसान की जो है इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन भी बहुत बैड हो गई थी, बहुत से किसान बारो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स ले लिए थे ना, इस कारण वो सेलेबल कमोडिटी के रूप में कन्वर्ट हो गई, विच कुड बी बॉट और सोल्ड और मॉर्टगेज ना। अब ज़मीन खरीदी जाती बेची जाती थी, खरीदी जाती थी बेची जाती थी, या फिर मॉर्टगेज माना होता है गिरवी रख देना, लोग गिरवी रख करके पैसा ले लेते थे। दिस हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द रूरल लाइफ ऑफ द इकोनॉमी, इसका कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ा गांव की अर्थव्यवस्था पे। इसको हम लोग यहीं रखते हैं, अगला जो है पार्ट्स अगले क्लिप में बताएंगे। ओके, डेट्स ऑल।